हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? GK 2020 यूट्यूब चैनल की NCERT वीडियो सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। कल हमने भारतीय कला एवं संस्कृति विषय में भारतीय चित्रकला टॉपिक की चर्चा की थी। आज इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो आज हम भारतीय चित्रकला में कौन से टॉपिक की बात करने वाले हैं? आज हम बादामी चित्रकला, सित्तन वासल चित्रकला, एलोरा चित्रकला, दक्षिण भारतीय भित्ति चित्रकारी, पालकालीन चित्रकला और पश्चिम भारतीय शैली की बात करने वाले हैं। और आप चाहे क्लास 1, 2, 3 कोई भी कैडर की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपके सिलेबस में भारतीय कला एवं संस्कृति है, तो हमारे इस वीडियो से आपको निश्चित तौर ही मदद मिलने वाली है। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। चलिए बिना वक्त गंवाए स्टार्ट करें। तो सबसे पहले बात करते हैं बादामी चित्रकला की। उत्तरी कर्नाटक के बागलाकोट जिले के मालप्रभा नदी बेसिन में बादामी नामक जगह स्थित है, जिसकी स्थापना का काल 6ठी शताब्दी माना जाता है। चालुक्य वंश के कला संरक्षक राजा मंगलेश को इसका श्रेय दिया जाता है। दोस्तों, यहां से क्वेश्चन निकल सकता है कि चालुक्य वंश के किस शासक को यह बादामी चित्रकला का संरक्षक माना जाता है? तो याद रखना, राजा मंगलेश को। एक बार फिर से देखो कि यह बादामी चित्रकला, तो बादामी नामक स्थल कहां पर स्थित है, लोकेशन भी याद रख लेना चाहिए। तो उत्तरी कर्नाटक के बागलाकोट जिले के मालप्रभा नदी बेसिन में बादामी नामक जगह स्थित है, जिसकी स्थापना का काल 6ठी शताब्दी माना जाता है। और चालुक्य वंश के कला संरक्षक राजा मंगलेश को इसका श्रेय दिया जाता है। और बादामी या वातापी में ब्राह्मण हिंदू धर्म, जैन धर्म से संबंधित चित्रकला का प्राचीनतम साक्ष्य है। और यहाँ शिव पार्वती, नटराज तथा इंद्र सभा का चित्रण दर्शनीय है। इमेज में आप देख सकते हैं कि बादामी कहो या वातापी कहो, बादामी यानी कि वातापी में ब्राह्मण हिंदू धर्म, जैन धर्म से संबंधित चित्रकला का प्राचीनतम साक्ष्य है। यहाँ शिव पार्वती, नटराज तथा इंद्र सभा का चित्रण दर्शनीय है। और वातापी कला में चित्र बनाने की प्रविधि बाघ और अजंता से मिलती जुलती है। दोस्तों, कल के वीडियो में, कल के पार्ट में हमने बाघ एवं अजंता की जो दोस्तों गुफाएं थी, उनके बारे में विथ इमेज मैंने आपको बताया था कि बाघ एवं अजंता गुफा में दोस्तों कौन कौन से धर्म से संबंधित चित्र बनाए गए हैं। और खास तौर पर मध्य प्रदेश का भीमबेटका भी आपको याद रख लेना चाहिए। ओके, तो वातापी कला में चित्र बनाने की प्रविधि बाघ और अजंता से मिलती जुलती है। अजंता, बाघ और बादामी की चित्रकलाएं उत्तर तथा दक्षिण की शास्त्रीय परंपरा का उत्तम प्रतिनिधित्व करते हैं। क्या? अजंता, बाघ और बादामी की चित्रकलाएं उत्तर तथा दक्षिण की शास्त्रीय परंपरा का उत्तम प्रतिनिधित्व करती है। और आगे दोस्तों सित्तन वासल चित्रकला की बात करें। क्या? सित्तन वासल चित्रकला, तो तमिलनाडु के पुदुकोट्टई जिले में सित्तन वासल की गुफाओं में स्थित मंदिरों की दीवारों पर 9वीं सदी के दौरान चित्र बनाए गए थे। तो पहले तो एक क्वेश्चन बन सकता है कि यह सित्तन वासल चित्रकला, तो सित्तन वासल की गुफाएं दोस्तों किस राज्य में स्थित है? ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए तो हमारा आंसर होना चाहिए तमिलनाडु। और तमिलनाडु के किस जिले में? तो पुदुकोट्टई। किस जिले में? पुदुकोट्टई में। तो तमिलनाडु के पुदुकोट्टई जिले में सित्तन वासल की गुफाओं में स्थित मंदिरों की दीवारों पर 9वीं सदी के दौरान चित्र बनाए गए हैं। और ये गुफाएं सिद्धों, शैव और जैन धर्म से जुड़े लोगों की रही है। तो यहां से दोस्तों एक और क्वेश्चन बन सकता है कि सित्तन वासल की गुफाएं दोस्तों किस समुदाय से संबंधित है? तो सिद्धों, शैव एवं जैन धर्म से जुड़े लोगों की यह रही है गुफाएं। और सित्तन वासल की चित्रकलाएं जैन विषयों और प्रतीक प्रयोगों से गहरे रूप से जुड़ी हुई है, लेकिन अजंता के समान ही मानदंड एवं तकनीकों का प्रयोग करती है। इमेज में आप देख सकते हैं यह सित्तन वासल की जो चित्रकलाएं है वो जैन विषयों और प्रतीक प्रयोगों से गहरे रूप से जुड़ी हुई है, लेकिन अजंता के समान ही मानदंड एवं तकनीकों का प्रयोग करती है। और यहाँ के मंदिरों की छत पर एक सघन कमल वन चित्रित किया गया है। क्या? यहाँ इमेज में आप देख सकते हैं
कि यहाँ मंदिरों की छत पर, मंदिरों की ऊपरी छत पर यह एक सघन कमल वन चित्रित किया गया है। इमेज में आप देख सकते हैं दोस्तों, इस तरह का एक सघन कमल वन चित्रित किया गया है। और यहाँ के चित्रों में पांड्य राजा रानी और एक नर्तकी के चित्र को प्रशंसा मिली है। क्या दोस्तों, यहाँ की जो चित्रकारी है इसमें पांड्य के राजा रानी और एक नर्तकी के चित्र को प्रशंसा मिली है। एक बार फिर से देखो कि यहाँ के मंदिरों की छत पर एक सघन कमल वन चित्रित किया गया है। यहाँ के चित्रों में पांड्य राजा रानी और एक नर्तकी के चित्र को प्रशंसा मिली है। और आगे एलोरा चित्रकला की विशेषताओं की बात करें, क्या एलोरा चित्रकला की विशेषताओं की बात करें तो इसे मराठी में वेरुल ललेणी या वेरुल की गुफाएं कहते हैं। दोस्तों, एलोरा की गुफा को मराठी भाषा में क्या कहते हैं? वेरुल लेणी। बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। और दूसरा भी एक शब्द है वेरुल। तो दोस्तों, यह एलोरा की गुफा को वेरुल की गुफाएं भी कहते हैं मराठी भाषा में, जो अजंता की गुफाओं से मात्र 9 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों, एलोरा की गुफाएं मैंने वहां प्रत्यक्ष जाकर देखी है और वहां पर मैंने दोस्तों कुछ तस्वीर भी खिंचवाई है। ओके, तकरीबन 16-17 साल पहले मैं एलोरा की गुफाएं देखने के लिए गया था। ओके, तो दोस्तों एलोरा की गुफा में जो विशेषताएं हैं तो देखो, इसे मराठी में क्या कहते हैं? वेरुल लेणी या वेरुल की गुफाएं कहते हैं, जो अजंता की गुफाओं से मात्र 9 किलोमीटर की दूरी पर है। और माना जाता है कि इन गुफाओं में 300 ईस्वी सन से 1000 ईस्वी सन तक चित्रांकन का काम हुआ है, यानी कि तकरीबन 700 साल तक, क्योंकि ईस्वी सन 300 से लेकर ईस्वी सन 1000 तक, यानी कि तकरीबन 700 साल तक यहां चित्रांकन का काम हुआ है। इमेज में आप देख सकते हैं, यह भारत के तीनों प्राचीन धर्मों हिंदू, जैन एवं बौद्ध धर्मों से जुड़ा हुआ है। याद रखना दोस्तों, यहां से क्वेश्चन निकल सकता है कि एलोरा की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? हिंदू, जैन एवं बौद्ध तीनों धर्मों से संबंधित है। और एलोरा की गुफाएं दोस्तों आज से तकरीबन 17-18 साल पहले मैंने प्रत्यक्ष रूप से देखी है। वहां पर मैंने इमेज भी खिंचवाई है। तो वहां पर सबसे महत्वपूर्ण है यह कैलाश मंदिर। और माना जाता है कि एक ही शिला को तराशकर यह पूरा मंदिर बनाया गया है, कैलाश मंदिर। हमारे यहाँ मंदिर कैसे बनते हैं? नीचे से ऊपर बनाए जाते हैं, लेकिन यह जो गुफा का मंदिर है वो ऊपर से नीचे बनाया गया है। तो यहाँ की गुफाओं में कैलाश, लंकेश्वर, इंद्रसभा और गणेश के चित्र दीवारों पर मिलते हैं। किसके चित्र मिलते हैं? कैलाश, लंकेश्वर, इंद्रसभा और गणेश के चित्र दीवारों पर मिलते हैं। और एलोरा की चित्रकलाएं अजंता के शास्त्रीय मानदंड से भिन्न है, यानी इनमें कला कौशल के ह्रास के संकेत स्पष्ट दिखते हैं। क्या यह एलोरा की चित्रकलाएं अजंता के शास्त्रीय मानदंड से भिन्न है, यानी इनमें कला कौशल के ह्रास के संकेत स्पष्ट दिखते हैं। और एलोरा की चित्रकलाओं की सर्वाधिक महत्वपूर्ण लाक्षणिक विशेषताएं है सिर को असाधारण रूप से मोड़ना। इमेज में आप देख सकते हैं कि सिर को असाधारण रूप से मोड़ना, भुजाओं के कोणीय मोड़, गुप्त अंगों का अवतल मोड़, तीखी प्रक्षिप्त नाक और बड़े बड़े नेत्र। दोस्तों, यह एलोरा चित्रकला की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। यहां से भी दोस्तों क्वेश्चन निकल सकता है। याद रखो कि एलोरा की चित्रकलाओं की सर्वाधिक महत्वपूर्ण लाक्षणिक विशेषताएं क्या क्या है? सिर को असाधारण रूप से मोड़ना, भुजाओं के कोणीय मोड़, गुप्त अंगों का अवतल मोड़, तीखी प्रक्षिप्त नाक और बड़े बड़े क्षेत्र, यह एलोरा चित्रकला की प्रमुख विशेषताएं। और एलोरा की चित्रकला मध्यकालीन विशेषताओं का संकेत भी देती है। एलोरा की गुफा मंदिर संख्या 32 में उड़ती हुई आकृतियां व बादलों का दृश्य अत्यंत सुंदर है। इमेज में आप देख सकते हैं दोस्तों, यह जो आप इमेज में देख रहे हैं यह है कैलाश मंदिर। मैंने जिसकी बात की यह है कैलाश मंदिर। ओके, एलोरा की गुफा में। तो एलोरा की गुफा मंदिर संख्या 32 में उड़ती हुई आकृतियां व बादलों का दृश्य अत्यंत सुंदर है। आगे बात करें दक्षिण भारतीय भित्ति चित्रकारी की, तो दक्षिण भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भित्ति चित्र
तंजौर तमिलनाडु के राजराजेश्वर मंदिर की दीवारों पर नृत्य करती आकृतियां तथा तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर की दीवारों पर नृत्य करती युवती का है। दोस्तों यहाँ जिक्र किया गया है राजराजेश्वर मंदिर का और यहाँ पर जिक्र किया गया है बृहदेश्वर मंदिर यानी कि बृहदेश्वर मंदिर का। तो दोस्तों कुछ दिन पहले भी मैंने आपको बताया था कि यह बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हम बात कर रहे हैं दक्षिण भारतीय भित्ति चित्रकारी की। तो दक्षिण भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भित्ति चित्र तंजौर तमिलनाडु के राजराजेश्वर मंदिर की दीवारों पर नृत्य करती आकृतियां तथा तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर की दीवारों पर नृत्य करती युवती का है। और यह मध्यकालीन चित्रकलाओं के सुंदर उदाहरण है क्योंकि इनमें सभी आकृतियों के खुले हुए नेत्र, आधे झुके आधे खुले नेत्रों की अजंता परंपरा को स्पष्ट नकारते हैं। दोस्तों अजंता परंपरा के जो चित्र है उनको स्पष्ट रूप से नकारते हैं। किस बात में? तो दोस्तों अजंता की गुफा में जो चित्रकारी है इसमें आधे खुले हुए नेत्र, आधे झुके हुए, तो दोस्तों इसी पैटर्न के चित्र अजंता में बनाए गए हैं। लेकिन यहाँ पूरे खुले हुए नेत्र और यहाँ पर जो चित्रकारी की गई है दोनों में साफ अंतर दिखता है। तो ये मध्यकालीन चित्रकलाओं के सुंदर उदाहरण है क्योंकि इनमें सभी आकृतियों के खुले हुए नेत्र, आधे झुके आधे खुले नेत्रों की अजंता की परंपरा को स्पष्ट नकारते हैं। और भारत में भित्ति चित्र की अंतिम श्रृंखला हिंदपुर के निकट लेपाक्षी मंदिर अनंतपुर आंध्र प्रदेश में पाई जाती है जो 18वीं शताब्दी की है। यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि लेपाक्षी मंदिर दोस्तों किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। तो भारत में भित्ति चित्र की अंतिम श्रृंखला हिंदपुर के निकट लेपाक्षी मंदिर अनंतपुर आंध्र प्रदेश में पाई जाती है जो 16वीं शताब्दी की है। और यहाँ शैव एवं धर्मनिरपेक्ष विषयों को चित्रवल्लरी में चित्रित किया गया है। और दोस्तों आगे भित्ति चित्रकारी की तकनीक की बात करें तो इस बारे में 5वीं 6वीं शताब्दी के एक संस्कृत पाठ विष्णु धर्मोत्तरम में चर्चा की गई है। क्या दोस्तों भित्ति चित्रकारी की तकनीक की बात करें तो इसके बारे में 5वीं 6वीं शताब्दी के एक संस्कृत पाठ विष्णु धर्मोत्तरम में चर्चा की गई है। और इनका एकमात्र अपवाद तंजावुर का राजराजेश्वर मंदिर है जहां वास्तविक भित्ति चित्र शैली के दर्शन होते हैं। विष्णु धर्मोत्तरम के अनुसार सतह पर चूना प्लास्टर की एक अत्यधिक पतली परत से लेप किया जाता था और ऊपर जल रंगों यानी कि वाटर कलर से चित्र बनाए जाते थे। कुची को बकरी, ऊंट, नेवला आदि पशुओं के बालों से तैयार किया जाता था। क्या? विष्णु धर्मोत्तरम के अनुसार सतह पर चूना प्लास्टर की एक अत्यधिक पतली परत से लेप किया जाता था और ऊपर वाटर कलर से चित्र बनाए जाते थे। कुची को बकरी, ऊंट, नेवला आदि पशुओं के बालों से तैयार किया जाता था। कलाकार द्वारा लाल रंग से अपनी प्रथम योजना बनाने के पश्चात अर्ध पारदर्शी एक वर्णीय पक्की मिट्टी लगाई जाती थी ताकि उस कांच से चित्र की रूपरेखा को देखा जा सके। इमेज में आप देख सकते हैं कि कलाकार द्वारा लाल रंग से अपनी प्रथम योजना बनाने के पश्चात अर्ध पारदर्शी एक वर्णीय पक्की मिट्टी लगाई जाती थी ताकि उस कांच से चित्र की रूपरेखा को देखा जा सके। और इसमें मुख्यतः गेरिक लाल, चटकीला लाल जिसे सिंदूरी भी कहते हैं, गेरिक पीला, जम्बोकी नीला, लाजवर्द, काजल, चाक सफेद एक वर्ण और हरे रंग का प्रयोग किया जाता था। दोस्तों उस काल में चित्र बनाने में कौन कौन से रंगों का इस्तेमाल किया जाता था? तो इसमें मुख्यतः गेरिक लाल, चटकीला लाल यानी कि सिंदूरी, गेरिक पीला, जम्बुकी नीला, लाजवर्द, काजल, चाक सफेद एक वर्ण और हरे रंग का प्रयोग किया जाता था। आगे पालकालीन चित्रकला की बात करें। क्या? पालकालीन चित्रकला की बात करें तो इस शैली की चित्रकला को बंगाल के पाल शासकों ने प्रश्रय दिया जो बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। तो यहां से क्वेश्चन निकल सकता है कि बौद्ध धर्म के संरक्षक कौन थे? तो याद रखना पालकालीन शासक या बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। और पालकालीन शासकों ने यह बंगाल में जो इस शैली की चित्रकला है उनको प्रश्रय दिया। और पालों का शासन 750 ईस्वी सन से लेकर 1175 तक चला जिसमें नालंदा, औदंतपुरी,
विक्रमशिला और सोमापुर के बौद्ध महाविहार बौद्ध शिक्षा तथा कला के महान केंद्र बने। क्या पालकालीन चित्रकला की बात करें तो इस शैली की चित्रकला को बंगाल के पाल शासकों ने प्रश्रय दिया, जो बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। और पालों का शासन 750 ईस्वी सन से लेकर 1175 तक चला, जिसमें नालंदा, ओदंतपुरी, विक्रमशिला और सोमापुर के बौद्ध महाविहार बौद्ध शिक्षा तथा कला के महान केंद्र बने। और पाल चित्रकला की विशेषता इसकी चाकदार रेखा और वर्ण की हल्की आभाएं है। यहां से क्वेश्चन निकल सकता है कि दोस्तों कौन सी चित्रकला की विशेषता है? इसकी चाकदार रेखा और वर्ण की हल्की आभाएं है। तो याद रखना पाल चित्रकला की यह प्रमुख विशेषताएं है। यह एक प्राकृतिक शैली है। क्या? यह पाल चित्रकला एक प्राकृतिक शैली है जो समकालीन कांस्य पाषाण मूर्तिकला के आदर्श रूपों से मिलती है। और पाल चित्रकला अजंता की शास्त्रीय कला के कुछ भावों को प्रतिबिंबित करती है। क्या? यह पाल चित्रकला अजंता की शास्त्रीय कला के कुछ भावों को प्रतिबिंबित करती है। और इस शैली के चित्र ताड़ पत्र पर बनाए जाते थे। इमेज आप देख सकते हैं, ताड़ पत्र पर दोस्तों इस शैली के चित्र बनाए जाते थे, जिसमें बीचों बीच महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित चित्र सजाए जाते थे। इमेज में आप देख सकते हैं। और दोनों किनारों पर बड़े और सुंदर अक्षरों में लिखा जाता था। और इन चित्रों में बौद्ध धर्म की शाखा तंत्रयान का प्रभाव भी दिखाई देता है। इमेज आप देख सकते हैं। वाकई में यह ताड़ पत्र पर बहुत ही खूबसूरत चित्र बनाया गया है। एक बार फिर से देखो कि यह पाल चित्रकला शैली के चित्र ताड़ पत्र पर बनाए जाते थे, जिसमें बीचों बीच महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित चित्र सजाए जाते थे और दोनों किनारों पर बड़े और सुंदर अक्षरों में लिखा जाता था। इन चित्रों में बौद्ध धर्म की शाखा तंत्रयान का प्रभाव भी दिखाई देता है। आगे पश्चिम भारतीय शैली की बात करें तो चित्रकला की पश्चिम भारतीय शैली गुजरात, राजस्थान और मालवा क्षेत्रों में प्रचलित थी। यहां से क्वेश्चन निकल सकता है कि यह पश्चिमी भारतीय शैली दोस्तों किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थी? गुजरात, राजस्थान और मालवा क्षेत्र में। और पश्चिमी भारत में कलात्मक क्रियाकलापों का प्रेरक बल जैनवाद था। क्या? जैनिज्म दोस्तों, जैनवाद यहाँ की कलात्मक क्रियाकलापों का प्रेक्षक बल था। ओके, यानी कि बहुत सारे जो मंदिर बनवाए गए हैं जो जैनवाद से संबंधित है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि देलवाड़ा का जो जैन मंदिर है, पालीताना के जो जैन मंदिर है, तो यह जैन धर्म से संबंधित है और इसे चालुक्य वंश के राजाओं का संरक्षण प्राप्त था। क्या दोस्तों? यह जैन समुदाय को चालुक्य वंश के राजाओं का संरक्षण प्राप्त था, जिन्होंने 961 से 13वीं शताब्दी के अंत तक गुजरात, राजस्थान तथा मालवा के कुछ हिस्सों पर शासन किया था। किसने? चालुक्य वंश के राजाओं ने गुजरात, राजस्थान और मालवा के कुछ हिस्सों पर शासन किया था। और इस शैली में नाक नक्शे की कोणीयता सहित आकृतियां सपाट है और नेत्र आकाश की ओर बाहर निकले हुए हैं। और इस शैली के चित्र ताड़ पत्रों, कपड़ों और कागज पर बनाए गए हैं। जैन ग्रंथ एक है जिसका नाम है कल्पसूत्र। याद रखना, कल्पसूत्र एक जैन ग्रंथ है और कल्पसूत्र की कालकाचार्य कथाओं को बार बार लिखा गया था और चित्रकलाओं के माध्यम से सचित्र बनाया गया था। इमेज में आप देख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ आज के इस वीडियो को हम खत्म करते हैं। इसी पार्ट में यानी कि भारतीय कला एवं संस्कृति सब्जेक्ट में भारतीय चित्रकला के बारे में आगे हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।